Hello everyone. So welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. If you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then don't forget to hit the like button and share it with your friends. So आज मैं न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ, सेल सिग्नलिंग एंड ट्रांसडक्शन. अब मैं इसके कंटिन्यूशन में लेक्चर डालती जाऊंगी. सो इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक than this, then you can write in comment box, and I will try to make videos on those topics. And I hope ki you are liking my videos, and if you get any problem in understanding my videos or any concept, then you can write your views in comment box so that I can get guidance from that, and I will try to make improve myself. Okay, so without delay let's start this video. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल सिग्नलिंग एंड ट्रांसडक्शन का ओवरव्यू. सिर्फ मैं ओवरव्यू ही बताऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर इसको आगे करते जाऊंगी, समझाते जाऊंगी. सो सेल सिग्नलिंग होता क्या है? कोई भी सेल हो, हमारी कोई भी सेल, कोई सेल को रिक्वायरमेंट होती है कि सब सेल हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं. जो केमिकल्स हो या कुछ भी हो, हर कोई एक स्टिमुलाई की तरह एक्ट करता है. स्टिमुलाई मीन्स जो उसको सेंस कर सकती है सेल, उसके लिए वो अपने अंदर कुछ चेंज करती है या फिर उसको रिस्पॉन्स देती है उस स्टिमुलाई के लिए. ठीक है, तो वो सेल उस स्टिमुलाई के लिए अपने अंदर चेंज करती है, और उसके अंदर जो चेंज होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, जो सिग्नलिंग के जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होती है वो होती है सेल सिग्नलिंग. जो नीचे की प्रोसेस जाती है, डाउनस्ट्रीम जाती है, वो ट्रांसडक्शन बोलते हैं हम उसको. ठीक है, तो एक सेल, जैसे कोई भी एक सेल है, ठीक है, ये कोई भी सिग्नल रिलीज कर रही है. ठीक है, ये सिग्नल रिलीज किए इसने कि इसकी कोई दूसरी रिस्पोंडर सेल है उसके पास जाए, और उसके पास कोई भी रिसेप्टर है प्रेजेंट है, उस पर ये सिग्नल जब भी अटैच होंगे तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और ये सिग्नलिंग स्टार्ट कर देगी और सेल ट्रांसडक्शन होगा अंदर. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है, एक सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रही है और रिस्पोंडर सेल उसको रिस्पॉन्स दे रही है, इसी को हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसको आगे फर्दर समझते हैं कि इसमें होता क्या क्या है. ओके, चाहे कोई भी सेल हो हमारी, वो सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही रिस्पॉन्स देती है. ठीक है, एक सेल रिलीज करती है कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, और उसके रिस्पॉन्स में डिफरेंट रिस्पॉन्डर सेल उस रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है. उसको ही हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं कि सेल कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे से सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब सेल सिग्नलिंग में होता क्या है कि सेल सिग्नलिंग स्टार्ट कैसे होती है, कौन से मॉलिक्यूल है जो कैसे एक्ट करते हैं. अब मैं इसको समझाने का ट्राई करती हूँ इस डायग्राम के, इस पिक्चर के थ्रू. हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे भी हो सकते हैं. वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं, मीन्स जो मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज होके पास हो जाए. ठीक है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर होती है तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली पास कर देगी अपने थ्रू. और वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं, जो मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली पास नहीं हो सकते. इनको कुछ कैरियर प्रोटीन या फिर कुछ चैनल की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, सेल सिग्नलिंग कैसे होता है हाइड्रोफोबिक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स के रिस्पॉन्स में. अब हमारे पास हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? स्टीरोइड्स, रेटिनोइड्स और थायरोक्सिन. ठीक है, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक सिग्नल देते हैं. सो ये हाइड्रोफोबिक सिग्नल देते हैं तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली. और अब जो स्टीरोइड्स हैं,
याद रखना स्टीरॉइड्स के जो रिसेप्टर है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और मेनली जो ये रेटिनोइड्स और थायरोक्सिन है इनके न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है कि इन तीनों के जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड देन वो बाइंड करेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ। जो इनका रिसेप्टर है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। और वन और मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स अपने एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर मॉलिक्यूल पर ही बाइंड कर सकता है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बाइंड करा लेगा अपने ऊपर, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप का ही मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकता है, जिसके पास उसका जो सेप है इसकी देखो बिल्कुल सेम है सिग्नल मॉलिक्यूल्स। सो ये जब इसमें कन्फर्मेशनल इसका फिट हो जाएगी तभी ये इसके साथ बाइंड कर सकता है। और अब इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, अब ये सिग्नल जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल है, ये जब जो रिसेप्टर और सिग्नल का कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट। और न्यूक्लियस में फिर क्या करेगा, जो हमारा डीएनए है उसका जो ट्रांसक्रिप्शनल रीजन है उस पर बाइंड हो जाएगा और डिफरेंट टाइप के जीन एक्सप्रेशन मॉडिफिकेशन कर देगा जीन एक्सप्रेशन का, दैट कैन आइदर लीड टू एक्टिवेशन और रिप्रेशन ऑफ दैट जीन एक्टिविटी। ओके, हाइड्रोफोबिक में तो इस तरह से सिग्नलिंग होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोफिलिक में कैसे होता है। हाइड्रोफिलिक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे होता है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर होती है और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफिलिक के वो सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। हमारा जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी छोटे से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइक पेप्टाइड्स प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं पेप्टाइड्स प्रोटीन्स कोई भी हो, ये सब हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं और ये मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये सेल के रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन्स पर जो सेल रिसेप्टर है उन पर बाइंड करेंगे। अब जो हमारा ये सेल सरफेस रिसेप्टर था ये इनएक्टिव फॉर्म में था जब तक इस पर कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड नहीं किया था, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड नहीं किया था। ठीक है, बट अल्टीमेटली जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पर, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया और ये शो कर रहा है कि ये इसकी कंफर्मेशन में चेंज हो गया और ये एक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड किया तो उसमें कंफर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर है ये जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है उसको एक्टिवेट कर देगा। डाउनस्ट्रीम सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप के उनको एक्टिवेट कर देगा। एक एक प्रोटीन होगा एक्टिवेट, वो दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और ऐसे ये कैस्केड चलता रहेगा। अब देखो ये जो था हमारा रिसेप्टर इसमें जैसे चेंज हुआ, इसने जो ये हमारे साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन था इसको एक्टिवेट कर दिया। अब इसने आगे किसी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, तो ये जैसे जो हमारा स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल होता है वो होता है प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, याद रखना जो स्टार्टिंग का सिग्नल मॉलिक्यूल है दैट इज रेफर्ड एज प्राइमरी मैसेंजर्स। और साइटोप्लाज्म में आगे जब कैस्केड चलेगा तो वहां पे एक और सिग्नल मैसेंजर्स जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स हमारे जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, डीएजी, सीएमपी, सीजीएमपी, आईपी3, ये डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, इनको याद रखना। ये भी एग्जांपल में पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि सेकेंडरी मैसेंजर इनमें से कौन सा है। आईपी3, ठीक है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डीएजी डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ओके, सीएमपी, ये मैं सारे आगे जब पढ़ाऊंगी सिग्नलिंग प्रोसेस तो उनमें भी बताऊंगी, सबको डिस्कस करूंगी। सीएमपी, सीजीएमपी, ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर है, तो इनको याद रखना। इनके एग्जांपल देके बी पार्ट सीएसआईआर के बी पार्ट में पूछ लेते हैं, ये पूछते ही है ऑलमोस्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इनका डिफरेंट डिफरेंट फिर फंक्शन होता है। अब आईपी3 में एक याद रखना, ये क्वेश्चन अभी आया था थोड़े टाइम पहले ही डीबीटी में, गेट में आया था, गेट लाइफ साइंस में, कि आईपी3 का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। तो आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट,
इसमें ये जो नंबरिंग है ये उस क्वेश्चन में अलग अलग करके दी हुई थी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये IP3 आइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट होता है। उसमें वहां 135 दिया हुआ था, 243 234 दिया हुआ था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दे रखी थी। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे थे कि सेकेंडरी मैसेंजर जो हमारा ये प्रोटीन होगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो आगे एक्ट करेगा, आगे एक्टिवेशन करेगा किसका, इफेक्टर प्रोटीन। अब मेन काम होगा इस इफेक्टर प्रोटीन का जो आगे एक्टिवेशन कराएगा। ये इफेक्टर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जितने भी होंगे, ये काइनेज भी हो सकता है, मेनली काइनेज ही होता है जो इफेक्टर प्रोटीन होता है। अब क्या होगा, जो ये इफेक्टर प्रोटीन है ये डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन करा देगा, साइटोसोल में जो डिफरेंट प्रोटीन है उनकी मॉडिफिकेशन करा देगा। और मेनली ये एंजाइम की कराता है। यहाँ पे जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। जिससे क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म का मॉडिफिकेशन, फंक्शन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एक्टिवेट कर देता है, मूवमेंट कर देता है। और ये क्या कर सकता है, इफेक्टर प्रोटीन पास कर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, ठीक है। और सॉरी और वहां पे क्या होगा, अब ये अंदर चला गया तो न्यूक्लियस पर एक्ट करेगा, न्यूक्लियस की सॉरी डीएनए पर एक्ट करेगा, और डीएनए की एक्टिविटी को या तो रिप्रेस कर सकता है, या फिर जैसे हाइड्रोफोबिक में हो रहा था, या फिर एक्टिवेट कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर ये मेनली एक्ट करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को एक्सप्रेस या रिप्रेस करते जीन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये बहुत अच्छे से सेल सिग्नलिंग का ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ये ऑलमोस्ट सारा लोडिस से ही है। जितने ऑलमोस्ट लोडिस बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको हो सके और आपके पास इनफ टाइम हो तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लोडिस को रेफर करना, लाइक CSIR, DBT, गेट, ये सारे जितने भी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि जो मैंने सिग्नल मॉलिक्यूल्स रेफर किए ये कौन कौन से, जैसे मैंने लास्ट में बता दिया तो ये वहीं लिखा हुआ है सब मैंने कि ये कौन कौन से टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल बोल दो चाहे लाइगेंड बोल दो, ठीक है। लाइगेंड बाइंड करते हैं रिसेप्टर पर और वो ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स है हमारे। तो ये गैसेज हो सकती हैं, जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पेप्टाइड्स, सोल्यूबल प्रोटीन्स, सोल्यूबल प्रोटीन्स में इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोटीन्स जो किस पर बाइंड करते हैं। अब ये हमारे कौन से हैं, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से तो ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के सरफेस पर, ठीक है। कहाँ पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो है उन पर बाइंड करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक में मैंने बताया था कि ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं, डिफ्यूज करके चले जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन डी, सेक्स स्टेरॉइड। तो इनमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछ लेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी सिग्नलिंग करता है डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैविंग द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। ओके, ऐसे इस टाइप से इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। और स्टीरॉइड हार्मोन्स जो है वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पर इन द साइटोसोल, जबकि जो थायराइड हार्मोन है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनके रिसेप्टर। अब इनमें क्या होता है कि जो ये स्टीरॉइड हार्मोन है ये होमोडाइमर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये होमोडाइमर फॉर्म करते हैं, लेकिन जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन जो है वो हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं। अब जैसे लगा लो हमारा ये सेल है एक, यहाँ पे सिग्नल है, स्टीरॉइड है। अब ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे और साइटोसोल में अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और डीएनए पर, ये हमारा लगा लो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इधर, जब ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में बाइंड करेंगे तो ये डाइमर के फॉर्म में बाइंड करेंगे, जो स्टीरॉइड है, होमोडाइमर। ओके, होमोडाइमर के फॉर्म में। बट ऑन द अदर हैंड जो थायराइड है, थायराइड हार्मोन है, वो आपने सुना होगा कि RXR, ये
हेट्रोडाइमर के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे लगा लो थायराइड हार्मोन है, मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर गए डायरेक्ट साइटोसोल में, और जो इनका दूसरा थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर है, जो जिसको हम RXR बोलते हैं, ये लगा लो DNA था, इस पर हमारा जीन था, इस पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब जब ये बाइंड करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, तो ये बाइंड करेंगे हेट्रोडाइमर की फॉर्म में, और इनका हेट्रोडाइमर का दूसरा रिसेप्टर होता है RXR, रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर, ठीक है। तो ये होमोडाइमर की फॉर्म में नहीं होते, ये हेट्रोडाइमर में होते हैं और स्टेरॉइड होमोडाइमर में होते हैं। तो इस बात को थोड़ा याद रखना, ठीक है। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन है, इनको नोट कर लेना। कुछ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, लिपोफिलिक का मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। स्टिल ये लिपोफिलिक है, फिर भी सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, ओके। जिसमें कौन सा है, ये इकोसिनोइड्स होते हैं, और इनका प्रिकर्सर कौन होता है, एराकिडोनिक एसिड, ओके। ये इकोसिनोइड्स कौन कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोजेन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये तीनों जो इकोसिनोइड्स है, रादर ये लिपोफिलिक है बट स्टिल बाइंड होते हैं ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर, ओके। हाँ, जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के लाइगेंड से बाइंड कर सकते हैं, ना कि ऐसे ही कोई भी किसी भी लाइगेंड से बाइंड कर जाएगा। उनके एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होते हैं जिसमें वो फिट बैठते हैं, और उसी के साथ वो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, ओके। So let's move to next slide now. टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। अब हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन जब होता है, तो उसमें क्या होगा, जब सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, तो सेल, ये हमारे जैसे लगा लो एक सेल है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रही है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। अब वो इस रिस्पॉन्डर सेल के रिसेप्टर पर जब बाइंड करेंगे, मेम्ब्रेन पर लगा लो, मेम्ब्रेन पर या कहीं भी, जब ये रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, तो अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल था, देन इट लीड्स टू सेलुलर रिस्पॉन्स, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंज होंगे जिससे वो रिस्पॉन्स करेगी डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, ये हो सकता है कि इसके पास ही दूसरी सेल हो, उसके उसके उस पर बाइंड कर रहे हो सकता है कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है तब उस पे बाइंड कर रहे हो, और क्या हो सकता है कि ये खुद पे ही रिसेप्टर है, उसी पे बाइंड होके और अपने आप को ही रिस्पॉन्स करा रहे हो, इन्हीं में कुछ चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग हो सकते हैं। अब देखो, अब ये यहाँ से एक तो पहला बताया कि ये इतनी दूर आ रहे हैं, तो इतनी दूर आने के लिए, इतनी दूर ट्रेवल करने के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल को कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही तो ये मूव नहीं कर सकते, तो इनको कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये मूव करके जो डिस्टेंट सेल है उस पे रिसेप्टर पे एक्ट कर सके, ठीक है। जैसे देखते हैं हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो ये अभी मैं ये बता रही हूँ, ये है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, कि यहाँ पे इसमें मेनली हॉर्मोन्स आते हैं, इनके एग्जांपल में हार्मोन अगर आपसे पूछे तो जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, हार्मोन पढ़ते हैं ना, तो वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का ये एग्जाम्पल है। अब ये हमारी कोई भी लगा लो ग्लैंड थी या फिर जो भी था, इसने ये हार्मोन सिक्रीट किए। अब इस और यहाँ पे इसकी टारगेट सेल है, रिस्पॉन्डर सेल, जो रिस्पॉन्ड करेगी इनको, टारगेट सेल, ये इतनी दूर है, तो इनको कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये मूव कर सके। तो वो मीडियम क्या होता है, डेट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के थ्रू ये ब्लड वेसल में से डिफ्यूज होते हुए मूव करते हैं और डिस्टेंट सेल पर एक्ट करते हैं, ओके। तो हार्मोन का सिक्रीशन होता है ब्लड में, और ये एक्ट कर बाय एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होते हैं, और डिस्टेंट सेल पर इनके ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर देखो रिसेप्टर है, और ये वहां पे एक्ट करते हैं। तो ये कौन से टाइप के हैं, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन रिसेप्टर, हम इनको सिग्नल मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं कि शायद प्रोटीन के होंगे तभी, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। आई होप कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन, एंडोक्राइन था, अब पैरा मीन्स
पास, पास की सेल, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। पैरा मीन्स पास, नियर बाय, ओके, पैरा मीन्स। अब क्या होगा, ये हमारी लगा लो ये है सिक्रेटरी सेल जो सिक्रेट करिए कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को। ये सिक्रेटरी वेसिकल है, वेसिकल्स हैं, तो ये फ्यूज करेंगे जब मेम्ब्रेन के साथ तो ये सिक्रेट हो जाएंगे बाहर की तरफ। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे तो कितनी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रेटरी सेल थी और इतनी पास में ही हमारी एडजेसेंट में टारगेट सेल है। तो मतलब पास में जो सेल, जो इसमें टारगेट सेल है वो एडजेसेंट होती है। इन कीवर्ड को याद रखना, तभी इन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, और ये आते ही हैं, ठीक है। मैं जितना भी ऑलमोस्ट पढ़ाती हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे CSIR हो, गेट हो, DBT हो, CUET PG हो, ओके। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट टारगेट सेल पर जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड कर जाएंगे। अब देखो ये रिसेप्टर है, इस पर कोई भी बाइंड नहीं है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे जैसे ही आया तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गया और एक्टिव हो गया, ये आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन करा देगा, सिग्नलिंग होगी आगे, ओके। ये पैराक्राइन समझ आ गया कि एडजेसेंट टारगेट सेल होती है इसमें, यहाँ पे डिस्टेंट होती है, डिस्टेंट, एडजेसेंट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑटो। ऑटो मीन सेल्फ, कि वो अपने आप पर ही बाइंड कर जाएगा सिग्नल मॉलिक्यूल्स, उस पर ही रिसेप्टर होगा और उसी के पर बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे ये रिसेप्टर था इस सेल पर, और यहाँ पे ये सिक्रेटरी वेसिकल्स थे, ये फ्यूज करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और बाहर की तरफ सिक्रेट हो गए। अब इनके टारगेट साइट क्या है, सेम ही सेल है, ये खुद पर ही रिसेप्टर थे और उसी पर बाइंड हो गए, ओके। तो ऑटोक्राइन में सेल्फ सेल पर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उसी पर बाइंड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, कि जो सेल है वो अटैच होनी चाहिए उनमें, यहाँ पे सिग्नल को रिलीज कर रही थी और इसी के बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब अटैच है टारगेट सेल, एडजेसेंट है, इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे जक्स्टाक्राइन में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती, बिल्कुल साइड में होता है, ठीक है। जक्स्टाक्राइन, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, जक्स्टाक्राइन, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो ये बिल्कुल एडजेसेंट में होता है, एडजेसेंट मींस अटैच होता है, और उस पर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर पर बाइंड कर जाते हैं। अब इनमें कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। पैराक्राइन में जो होता है वो एग्जांपल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर कैसे पैराक्राइन का एग्जांपल है कि न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज किए, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जब न्यूरॉन्स जो है वो जब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे तो वो नियर बाय न्यूरॉन्स पर ही बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, या फिर मसल पर, तो वो पास के ही न्यूरॉन्स से बाइंड करते हैं, उसी टारगेट सेल उनके बिल्कुल पास में। और ऑटोक्राइन में क्या होते हैं, इनमें आ जाती है कुछ लगा लो कल्चर सेल, जो कल्चर करती है, वो अपनी खुद की ही ग्रोथ को इंक्रीज कर देती है, और अगर ज्यादा हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए तो इनहिबिट भी कर देती है। तो इसमें आता है एक तो कल्चर सेल और दूसरा आता है ट्यूमर सेल, कैंसर, वो भी अपनी ग्रोथ को खुद ही इंक्रीज किए जाती है, ओके, ट्यूमर सेल। सो ये डिफरेंट टाइप की सिग्नल, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग थी, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, ओके। सो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे मैंने एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया है, अब मैं इसको समझाने का ट्राई करती हूँ। अगर आपको पीछे वाला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से सुना होगा सब, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लग रहा है इतना बड़ा है, नहीं होगा देखने से, बट अगर आप इसको समझने का ट्राई करोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक लाइन जो मैंने पीछे बताई थी उसको याद कर लेना, उससे ये हो जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट को याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। एक बार पहले खुद से ट्राई करना, और अगर ना हो तो आगे वीडियो को देखना। Two steroid hormone receptors X and Y both contain a ligand binding domain and a DNA binding domain. अब आपको पता है कि जो ligand binding domain होती है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है रिसेप्टर से बाइंड करने में, क्योंकि वही रिसेप्टर से बाइंड करेगा और आगे सिग्नलिंग को
कैस्केड को इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो मेन लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का रोल होता है सिग्नलिंग को स्टार्ट करने में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने एक्स और वाई, हमारे पास दो हार्मोन रिसेप्टर थे, स्टीरॉइड थे, स्टीरॉइड है तो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएंगे। अब हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ए मॉडिफाइड हाइब्रिड रिसेप्टर एच इज प्रिपेयर्ड। एक हमने एच नया हाइब्रिड बना लिया रिसेप्टर। ठीक है, उस रिसेप्टर में हमने क्या किया, इस तरह बनाया कि उसमें लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन तो एक्स की है। अब आपको समझ आ गया हो, सॉरी नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं फिर बताती हूँ। एंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ वाई। ठीक है, तो जो ये हमने रिसेप्टर एक्स एच बनाया है, अब इसमें क्या किया कि जो लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन है, ये लाइगैंड से बाइंड डोमेन लगा लो, और डीएनए बाइंडिंग डोमेन, तो जो लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन है वो तो एक्स की रखी और डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाई की रखी। तो अब एक बात सोचो कि इस रिसेप्टर पर जब एक्स और वाई बाइंड करेंगे तो कौन सा अपनी सिग्नलिंग को स्टार्ट कर पाएगा। अब इसका डोमेन जो है लाइगेंड बाइंडिंग वो एक्स की बनी हुई है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और अपनी सिग्नलिंग को इजिली इनिशिएट कर देगा, कंफर्मेशनल चेंज कर देगा और आगे के कैस्केड को स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो वाई है, वाई यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन तो एक्स की है, वाई यहाँ पे बाइंड कैसे कर सकता है एच पे। ठीक है, सही बात है ना। तो जो अब देखते हैं आगे, 3 set of cells over expressing receptors X, Y and H were then treated separately either with hormone X or with hormone Y। अब हमारे पास लगा लो X है और Y है, इन दो हार्मोन, ये जो दो हार्मोन है इनसे हमने ट्रीट किया तीनों रिसेप्टर को अलग अलग। अब X और Y हार्मोन है, तो जब X हार्मोन से X रिसेप्टर को करेंगे तो इजीली आराम से अपना वो सिग्नलिंग दे देगा। जब हम H को करेंगे तो H का मैंने अभी बताया कि H की जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है वो बनी हुई है X की ही, तो वो भी इजीली जितना X रिसेप्टर रिस्पॉन्स दे रहा था उतना ही जो बाइंडिंग है उसकी इजीली उतनी ही बाइंडिंग H से भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं Y रिसेप्टर पर जब X हार्मोन बाइंड करेगा तो जो बाइंडिंग है वो कहाँ होगी, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत वो लूजली इधर उधर से एक दो थोड़ा सा इंटरेक्शन बन जाए, लेकिन उसकी बाइंडिंग हम नॉर्मली हम देखें तो नहीं होगी, या फिर बोल दे कि लाइक बिल्कुल थोड़ी सी होगी। ठीक है, और ना ही होगी। ओके, अब हम वाई के केस में देखते हैं। वाई हार्मोन जब है, एक्स रिसेप्टर जब वाई हार्मोन से बाइंड करेगा तो इसमें भी सेम ही है कि होगी या थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बन जाए लेकिन ऑलमोस्ट नहीं होगी। अब Y जब H के साथ, अब H की जो बाइंडिंग डोमेन है रिसेप्टर की वो X की है, तो Y के साथ भी सेम ही होगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाए बट ऑलमोस्ट नहीं होगा। और जब Y हार्मोन है, Y रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो होगा ही। अब इन्हीं केस को हम इस डायग्राम के साथ मैच करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हार्मोन एक्स और बाइंडिंग लाइगेंड की बाइंडिंग कैसे होगी। तो जब एक्स हार्मोन है तो एक्स की और एच की सेम हो रही है, एक्स और ये एच, लेकिन इसमें तो गलत दे रखा है और वाई को इतना ज्यादा दे रखा है एच से भी ज्यादा, और हमने देखा था वाई की तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो ये तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, एक्स हार्मोन में और एक्स की सबसे कम, तो ये भी सीधे गलत हो गया। अब हम देखते हैं इसमें हार्मोन एक्स की काफी ज्यादा है, ठीक है, और एच की भी एक्स के जितनी काफी ज्यादा है, और वाई की सबसे कम है, तो ये ठीक है एक्स के लिए। तो अब वाई का चेक करते हैं, वाई में एक्स की बहुत कम है, ठीक है, वाई की सबसे ज्यादा है, ये भी ठीक है, और एक्स की भी सबसे, मतलब एक्स की और एच की इक्वल है और कम है वाई से, ठीक है। अब जो भी हमने कैलकुलेशन लगाई थी, जो भी किया था, ये इस ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं,
इसमें देखो x के साथ और y के बाइंडिंग सबसे ज्यादा दे रखी है, तो ये भी गलत है, और इसमें भी ऐसे दे रखा है कि y के साथ x की सबसे ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या है इसका? सी। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ हो तो एक बार पीछे वीडियो को रिवाइंड करना और उसको फिर से देखना, अगर समझ ना आए तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। Okay, thank you so much for watching my video so calmly and patiently. If you like my video, then don't forget to hit the like button and share it with your friends. And please, guys, please subscribe my channel Let's Do Biology, so that I can get motivation to upload more videos. Okay, thank you so much. We'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.